आर्बिट्रल अवॉर्ड, अवॉर्ड का मीनिंग होता है डिसीजन। तो आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या हुआ, आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वह आर्बिट्रल अवॉर्ड कहलाते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ डिसीजन। और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कहता है कि आर्बिट्रल अवॉर्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवॉर्ड। आर्बिट्रल अवॉर्ड में इंटरिम अवॉर्ड भी इंक्लूडेड हैं। इंटरिम अवॉर्ड्स क्या होते हैं, अवॉर्ड मेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑन एनी मैटर ऑन विच फाइनल अवॉर्ड कैन बी मेड। मतलब ये प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं आर्बिट्रेशन में, ठीक है। जब प्रोसीडिंग्स वगैरह पूरी हो जाती हैं फिर एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है। ये फाइनल डिसीजन जो है यह तो कहलाएगा आपका फाइनल आर्बिट्रल अवॉर्ड। और जो प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई डिसीजन दिया जाता है वह कहलाएंगे आपके इंटरिम अवॉर्ड। इंटरिम अवॉर्ड केवल उन्हीं मैटर्स पे दिया जा सकता है जिन मैटर्स पे फाइनल आर्बिट्रल अवॉर्ड दिया जा सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल दो मैटर्स हैं, एक बॉल से रिलेटेड, एक बैट से रिलेटेड। अब फाइनल अवॉर्ड जो है मान लो केवल बैट पर ही दिया जा सकता है, बॉल पर फाइनल अवॉर्ड नहीं दिया जा सकता, फाइनल डिसीजन बॉल पे नहीं दिया जा सकता। तो उस कंडीशन में इंटरिम अवॉर्ड या फिर इंटरिम डिसीजन भी केवल बैट पर ही दिया जाएगा, बॉल पर नहीं दिया जाएगा। जिस मैटर पे फाइनल डिसीजन दिया जा सकता है उसी मैटर पर आपका इंटरिम अवॉर्ड या फिर इंटरिम डिसीजन दिया जा सकता है। यह हो गया आपका इंटरिम अवॉर्ड। So award means decision and arbitral award includes interim award. And what is interim award? Interim award means award made during proceeding, proceeding के दौरान दिया गया award, proceeding के दौरान दिया गया decision on any matter on which final award can be made। जिस भी मैटर पे फाइनल डिसीजन दिया जा सकता है उसी मैटर पे इंटरिम अवॉर्ड या फिर इंटरिम डिसीजन भी दिया जा सकता है। आर्बिट्रल अवॉर्ड के एसेंशियल्स क्या क्या हैं? एक तो ये रिटन होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिटन में होना चाहिए अवॉर्ड जो है या डिसीजन। उसके बाद साइंड होना चाहिए या तो सभी के द्वारा या फिर मेजॉरिटी के द्वारा। मान लो 5 आर्बिट्रेटर हैं तो इनमें से मेजॉरिटी जो हुई 3 की, कम से कम 3 के द्वारा तो यह साइंड होना चाहिए, या तो सभी के द्वारा हो। अगर सभी साइन नहीं कर रहे तो अगर मेजॉरिटी साइन करती है तो वह भी मान्य है, वह भी वैलिड है। अवॉर्ड में डेट भी लिखी जाएगी, मान लो किस तारीख को यह अवॉर्ड या डिसीजन दिया गया, प्लेस भी मेंशन्ड होगा अवॉर्ड के अंदर, किस प्लेस पे किस जगह पे यह अवॉर्ड या डिसीजन लिया गया। उसके बाद अवॉर्ड में डिसीजन में रीजंस भी लिखने ज़रूरी हैं कि क्या रीजंस हैं, किन रीजंस के ऊपर, किन रीजंस के बेसिस पे यह डिसीजन लिया गया, किन रीजंस के बेसिस पे यह अवॉर्ड दिया गया। केवल 2 कंडीशंस में रीजंस को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, वह है अगर दोनों ही पार्टीज एग्री कर लें कि कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, पार्टीज एग्री दैट नो नीड टू गिव रीज़न। दूसरा, प्रोसीडिंग्स के दौरान ही अगर पार्टी आपस में मैटर को सेटल कर लें, आपस में ही एग्री हो जाएं सेटलमेंट के लिए, अगर म्यूचुअल सेटलमेंट कर लें ड्यूरिंग प्रोसीडिंग और वह सेटलमेंट जो है अवॉर्ड की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करें ट्राइब्यूनल से कि भाई हमने सेटलमेंट तो कर लिया है लेकिन इस सेटलमेंट को आप एक अवॉर्ड की फॉर्म में रिकॉर्ड कीजिए, अवॉर्ड की फॉर्म में इसको लिखिए, इसको सेटलमेंट की फॉर्म में मत लिखना, अवॉर्ड की फॉर्म में लिखना, जिससे कि इसको अवॉर्ड के बराबर सेम स्टेटस मिल जाए। तो इन दोनों कंडीशंस में रीजंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अवॉर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, डिसीजन का कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अवॉर्ड जो है या डिसीजन जो है आर्बिट्रल अवॉर्ड जो है ये कोर्ट की डिक्री की तरह होता है और कोर्ट की डिक्री का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसको एनफोर्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह अवॉर्ड को, आर्बिट्रल अवॉर्ड को भी एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यह अवॉर्ड जो होगा आर्बिट्रल अवॉर्ड, एक तो सर्टेन होता है ये और फाइनल, यह वेग नहीं होना चाहिए
ना ही अनसर्टेन होना चाहिए, ना ही एम्बिगुअस होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम सर्टेन और क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, टू द पॉइंट। अगर म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाता है प्रोसीडिंग के दौरान, जैसा हमने ऊपर देखा था, म्यूचुअल सेटलमेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो दोनों ही पार्टीज प्रोसीडिंग्स के दौरान ही सेटलमेंट कर लें, आपस में समझौता कर लें, तो उस समझौते को भी, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को भी अवार्ड की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगर पार्टीज चाहें तो। पार्टीज रिक्वेस्ट करें ट्राइब्यूनल से कि जी आप जो हैं, हमारे जो एग्रीमेंट हुआ सेटलमेंट एग्रीमेंट, इसको अवार्ड की फॉर्म में ही रिकॉर्ड कीजिए। तो अगर ट्राइब्यूनल इस बात पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो है उस अवार्ड को, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को अवार्ड की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकता है। इससे उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को अवार्ड के बराबर स्टेटस मिल जाएगा। उसके बाद इफेक्ट्स क्या हैं आर्बिट्रल अवार्ड के? यह जो भी पार्टीज़ हैं ए और बी, इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो इन दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा यह अवार्ड जो है, यह डिसीजन जो है। स्ट्रेंजर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मान लो कोई सी है, उसका इस डिस्प्यूट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो सी के ऊपर यह बाइंडिंग नहीं है, यह बाध्य नहीं है। यह डिसीजन कैसे लिया जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड कैसे दिया जाता है? मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, हाउ एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड। पहले देखते हैं कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आर्बिट्रेशन इंडिया में हुई है, ठीक है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इंडिया में, इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई हैं, तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है, और दूसरी कंडीशन, अगर आर्बिट्रेशन जो है वह इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। तो पहला क्या देखा, एक तो आर्बिट्रेशन इंडिया में होनी चाहिए, और वह आर्बिट्रेशन किससे रिलेटेड हो, या तो किसी भी मैटर से रिलेटेड जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ना हो, या फिर दूसरी कंडीशन है आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो। ठीक है, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है आर्बिट्रेशन, तो उसमें इंडियन लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया का कानून लागू होगा, उसमें अप्लाई होगा। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है, उस कंडीशन में जो भी पार्टीज चूज करें, किसी भी रूल ऑफ लॉ पे एग्री करें, वहाँ का रूल अप्लाई होगा। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में क्या है, मान लो पार्टीज, दोनों ही पार्टीज ए और बी, ये दोनों ही एग्री हो जाती हैं कि हम तो फ्रेंच लॉ, फ्रांस का लॉ जो है वह अप्लाई करेंगे, तो फ्रांस का लॉ अप्लाई हो जाएगा। दोनों ही पार्टीज मान लो एग्री हो जाती है हम तो रशिया का लॉ अप्लाई करेंगे, तो रशियन लॉ अप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों ही पार्टीज किसी एक लॉ पे एग्री नहीं हो पा रहे, ए कह रहा मैं तो फ्रेंच करना चाहता हूँ, बी कहता है कि मैं तो रशियन लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ, दोनों किसी एक पे एग्री नहीं है, उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि कौन सा रूल अप्लाई होना है। ट्राइब्यूनल ये देखेगा कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेज हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उन सर्कमस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए वह अपने हिसाब से रूल्स को अप्लाई करेगा। इफ पार्टीज फेल टू डेजिग्नेट, देन द ट्राइब्यूनल में अप्लाई रूल ऑफ लॉ कंसिडरिंग सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट। पैनल द्वारा डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन इज मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। मान लो 5 आर्बिट्रेटर हैं पैनल के अंदर, अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन ले लिया, मान लो इनमें से 5 में से 3 ले लिया, तो वह डिसीजन पूरे पैनल का डिसीजन माना जाएगा। अगर मेजॉरिटी ने ले लिया, ये 3 तो एग्री कर रहे हैं, यस कह रहे हैं, या फिर जो भी डिसीजन दे रहे हैं, और ये 2 उससे अपोजिंग डिसीजन दे रहे हैं, तो इन 3 वाला जो इन 3 आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया है वही पूरे पैनल का डिसीजन माना जाएगा। टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम में यह अवार्ड घोषित कर देना चाहिए, मतलब कि सारी प्रोसीडिंग्स खत्म करके यह डिसीजन कितने टाइम में दे देना चाहिए, जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक वाले केस में क्या है, जिस डेट को प्लीडिंग खत्म हो जाती है, दोनों पार्टीज अपनी प्लीडिंग देते हैं, दोनों प्लीड कर लेते हैं, जिस डेट को प्लीडिंग कंप्लीट होती है उसके 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑन विच प्लीडिंग कंप्लीटेड। ठीक है, ये डोमेस्टिक वाले केस में है। इंटरनेशनल वाले में क्या है, जितनी जल्दी हो सके, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, लेकिन ट्राई करना चाहिए 12 महीने के ही अंदर हो जाए। ठीक है, डोमेस्टिक वाले केस में तो है 12 महीने के अंदर होना,
इंटरनेशनल वाले केस में है जितनी जल्दी हो सके और ट्राई करो कि 12 महीने में हो जाए। लेकिन टाइम पीरियड जो है 12 महीने से भी आगे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों ही पार्टीज एग्री कर जाएं, दोनों ही पार्टीज अपनी कंसेंट दे दें। देन द टाइम पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय एक्स्ट्रा 6 months इफ पार्टीज गिव कंसेंट। दोनों ही पार्टीज कंसेंट दें कि 12 महीने के बाद 6 महीने और टाइम एक्सटेंड कर दो, 18 महीने का कर दो। ठीक है, तो यह भी किया जा सकता है। अगर अवॉर्ड जो है, डिसीजन जो है इस टाइम लिमिट में नहीं लिया गया तो आर्बिट्रेटर का मैंडेट टर्मिनेट हो जाएगा। आर्बिट्रेटर का अधिकार जो है आर्बिट्रेशन करने का वह वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोर्ट एक्सटेंड करे तो तब टर्मिनेट नहीं होगा, एक्सेप्ट इफ कोर्ट एक्सटेंड्स द पीरियड। ओके, अगर कोई गलती वगैरह हो जाए अवार्ड में, डिसीजन में, या फिर कोई पॉइंट एम्बिगुअस है या फिर उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस कंडीशन में कैसे डील करता है ट्राइब्यूनल। एक तो जैसे करेक्टेड और इंटरप्रेटेड अवार्ड जो है, जिस अवार्ड में करेक्शन कर दिया गया है या फिर इंटरप्रिटेशन उसका दे दिया गया है किसी पॉइंट का या पार्ट का, उसको एडिशनल अवार्ड भी कहते हैं। तो मान लो इफ अ पार्टी कोई भी पार्टी ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस अवार्ड जो दिया है आपने, डिसीजन जो दिया है, इसमें एरर है, क्लैरिकल एरर है या फिर कोई कंप्यूटेशनल एरर है या फिर कोई टाइपोग्राफिक एरर है, टाइपो एरर है या फिर किसी और प्रकार का एरर है, तो इसके लिए करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है पार्टी ट्राइब्यूनल से। ट्राइब्यूनल से कह सकती है इस तरह का एरर है, आप इसको कृपया करके करेक्ट कर दीजिए, मेक करेक्शन रिगार्डिंग क्लैरिकल, कंप्यूटेशनल, टाइपो और अदर एरर। या फिर अवार्ड के किसी स्पेसिफिक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, या फिर अवार्ड के किसी पार्ट का इंटरप्रिटेशन चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो भी पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है ट्राइब्यूनल से कि कृपया करके इस पार्ट का इंटरप्रिटेशन कर दीजिए जिससे कि यह और क्लियर हो जाए। और ये रिक्वेस्ट जो की है ट्राइब्यूनल को करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए, इसका नोटिस दूसरी पार्टी को भी जाना ज़रूरी है। नोटिस टू अदर पार्टी शुड ऑल्सो बी गिवन अबाउट द रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का नोटिस दूसरी पार्टी को भी देना है। ये रिक्वेस्ट कब तक की जा सकती है? मान लो अवार्ड घोषित कर दिया गया, डिसीजन दे दिया गया है, मान लो 1 तारीख को, 1 मार्च को दे दिया गया है। ठीक है, तो कब तक ये रिक्वेस्ट की जा सकती है? ये रिक्वेस्ट जिस डेट को अवार्ड घोषित किया गया है, ठीक है, दोनों पार्टीज ने जिस डेट को यह अवार्ड उनको मिल चुका है, मान लो 1 तारीख को दोनों पार्टीज को यह अवार्ड मिल गया। ठीक है, 1 तारीख को ही घोषित हुआ और दोनों पार्टीज को ही वह रिसीव हो गया 1 तारीख को अवार्ड, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से फिर 30 दिन तक, 30 मार्च तक करेक्शन या फिर इंटरप्रिटेशन की रिक्वेस्ट की जा सकती है ट्राइब्यूनल से किसी भी पार्टी द्वारा। 30 मार्च के बाद नहीं की जाएगी। ठीक है, ये नहीं वह दिसंबर में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी इसमें डिसीजन में, अवार्ड में ये एरर है, ये गलतियां हैं, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन दे दीजिए, वो 30 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे। या तो 30 दिन के अंदर जो भी डेट है रिसीप्ट ऑफ अवार्ड की, या फिर वह क्या कहते हैं आपस में ही दोनों पार्टीज कंसेंट कर लें कि अगर कोई अवार्ड में कोई करेक्शन करना हो या फिर इंटरप्रिटेशन करना हो, यह हम 6 महीने तक कर सकते हैं, 1 साल तक कर सकते हैं, या तो दोनों पार्टीज एग्री करें किसी टाइम पीरियड पे, या अगर एग्री नहीं हो रही हैं तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उनको यह रिक्वेस्ट करने की इजाज़त है। अगर ट्राइब्यूनल को ठीक लगे कि भाई ये रिक्वेस्ट करी है इन्होंने करेक्शन करने के लिए या फिर इंटरप्रिटेशन देने के लिए, जस्टिफाइड है, उचित रिक्वेस्ट है इनकी, बिल्कुल सही किया है इन्होंने, तो उनको जिस दिन उनको रिक्वेस्ट मिली है उसके 30 दिन के अंदर अंदर यह करेक्शन या फिर इंटरप्रिटेशन दे देना चाहिए। ये करेक्शन कर देना चाहिए अगर करेक्शन की रिक्वेस्ट है, या फिर इंटरप्रिटेशन की रिक्वेस्ट है तो इंटरप्रिटेशन दे देना चाहिए जिस तारीख को उनको रिक्वेस्ट मिली है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ट्राइब्यूनल चाहे तो बिना किसी पार्टी की रिक्वेस्ट के ही अपनी ओन इनिशिएटिव पे किसी भी एरर को करेक्ट कर सकती है 30 दिन के अंदर। ठीक है, इसमें पार्टी की रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्राइब्यूनल अपनी इनिशिएटिव से ही, कि पता लगा ट्राइब्यूनल ने खुद ही देख लिया कि अरे इसमें तो एरर है, तो अपने ओन इनिशिएटिव पे ही बिना किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे 30 दिन के अंदर वह उस एरर को करेक्ट कर सकती है। पार्टी जो है ट्राइब्यूनल को एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड के लिए भी कह सकती है। एक एडिशनल जो
आपने आर्बिट्रल अवार्ड दिया है उससे एक एडिशनल भी एक आर्बिट्रल अवार्ड दे दीजिए। वह कब कहती है, मान लो कोई क्लेम किया गया प्रोसीडिंग के दौरान, किसी पार्टी ने किसी चीज़ के लिए क्लेम किया है, ठीक है, मान लो ए के लिए उसने क्लेम किया, कोई ये सब्जेक्ट मैटर है इसके लिए क्लेम किया है प्रोसीडिंग में, लेकिन अवार्ड में ए के बारे में कुछ है ही नहीं, ए के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, अवार्ड में कुछ लिखा ही नहीं गया है, अवार्ड में बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, पार्टी रिक्वेस्ट करेगी कि ए से रिलेटेड भी एक एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड बना दीजिए, एक डिसीजन दे दीजिए। तो ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि उनकी रिक्वेस्ट सही है कि हाँ भाई इन्होंने क्लेम तो किया था प्रोसीडिंग के दौरान, कहा था कि भाई ए के बारे में हमको डिसीजन चाहिए, लेकिन हम उसको फाइनल जो आर्बिट्रल अवार्ड जो था उसमें इसके बारे में कुछ डिसीजन दे ही नहीं पाए, तो अगर उन्हें जस्टिफाइड लगे, उचित लगे उनकी रिक्वेस्ट, तो वह एडिशनल अवार्ड जो है 60 दिन के अंदर उनको एडिशनल अवार्ड दे देना चाहिए। ये मेन अवार्ड के साथ साथ एक एडिशनल अवार्ड जिसमें ए का मेंशन होगा, ए से रिलेटेड डिसीजन दिया जाएगा, यह ट्राइब्यूनल कर सकता है। ये हो गया आपका एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड। ट्राइब्यूनल चाहे जो टाइम लिमिट है करेक्शन की या फिर इंटरप्रिटेशन की या फिर एडिशनल अवार्ड देने की, इस टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है, ये ट्राइब्यूनल के हाथ में है, ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है टाइम लिमिट इसकी एक्सटेंड करने की। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई चेंज करना हो अवार्ड में, आर्बिट्रल अवार्ड में, आर्बिट्रल डिसीजन में कोई मॉडिफिकेशन करना हो, पहली बात तो यह है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ट्राइब्यूनल के विवेक के ऊपर है, ट्राइब्यूनल चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकती है, ट्राइब्यूनल ना चाहे तो वह मना कर सकती है, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ट्राइब्यूनल कोई बाध्य नहीं है। तो ट्राइब्यूनल हैज़ पावर टू मॉडिफाई एन अवार्ड if any party brought to its notice that part of award is open and was not referred to arbitration, such part is severable from other part, it means can be separated if severed will not affect decision on matter referred to it। मतलब कि एक डायग्राम से समझते हैं, पार्टी कहती है कि जो आपने ट्राइब्यूनल से कहती है जो आपने अवार्ड दिया है, मान लो इसमें मैटर्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, पार्टीज कहती हैं ये डी मैटर जो है इसका तो आर्बिट्रेशन में कोई रेफरेंस ही नहीं था, हमने तो डी के लिए कोई रिजोल्यूशन मांगा ही नहीं था, इसके लिए तो कोई आर्बिट्रेशन के लिए हमने कहा भी नहीं था, अपने अवार्ड में डी के बारे में क्यों लिखा गया, ये डी क्यों मेंशन है, डी के बारे में क्यों अवार्ड दिया गया है, ये तो हमने आपसे इसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए कहा ही नहीं था, हमने तो ए बी सी के लिए कहा था कि इसको रिजॉल्व कर दीजिए, आप बिना बात में डी का रेजोल्यूशन क्यों कर रहे हैं अवार्ड में। और ये भी कहे, अगर ट्राइब्यूनल से कहे पार्टी जो है कि अगर आप डी को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे अवार्ड से, तो ये ए बी सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस अवार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस डी को निकाला जा सकता है, ये सेवरेबल है, मतलब कि ये सेपरेट किया जा सकता है, और इसके सेपरेशन करने पे इफ़ सेवर्ड यह पूरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अफेक्ट डिसीजन ऑन मैटर रेफर टू इट, ओके, अगर डी को बाहर निकाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक रहेगा अवार्ड। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल चाहे तो क्या कहते हैं उस डी को बाहर निकाल देगा और बाकी जो सही अवार्ड बचेगा ए बी सी इसको रहने देगा, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन में कब मॉडिफाई कर सकते हैं, और इफ़ अवार्ड इज इम्परफेक्ट इन फॉर्म, कंटेन्स अपरेंट एरर विच कैन बी रेक्टिफाइड, सफर्स फ्रॉम एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। अगर अवार्ड जो है, डिसीजन जो है, उसकी फॉर्म जो है परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फॉर्म में है, मतलब कि अगर उसमें एक अपरेंट एरर है, देखने पे ही साफ साफ पता लग जाती है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही उसमें एरर पता लग रही है और उस एरर को सही भी किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में भी ट्राइब्यूनल उसको सही कर देगा। या फिर कोई एक्सीडेंटल स्लिप है या ओमिशन है, कोई चीज़ छूट गई है, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्राइब्यूनल जो है उसको अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है। ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन। अवार्ड की फाइनलिटी या फिर और उसका एनफोर्समेंट या फिर एग्जीक्यूशन। ये तो फाइनलिटी देखते हैं, फाइनल है या नहीं है, बाइंडिंग है या नहीं है। अवार्ड इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज़, ये फाइनल है, ठीक है, और बाइंडिंग है, जो भी डिस्प्यूट की पार्टीज़ हैं उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, वे दोनों ही इस अवार्ड से, इस डिसीजन से बाध्य हैं, उनको मानना पड़ेगा। एनफोर्समेंट, इसको लागू कैसे किया जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड
shall be enforced under Code of Civil Procedure in same manner as if it were decree of court। ठीक है, आर्बिट्रल अवॉर्ड को एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, और सेम मैनर में, सेम तरीके से जैसे कोर्ट की डिक्री को एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है, किसी भी कोर्ट की डिक्री को, किसी भी कोर्ट की ऑर्डर को सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जैसे लागू किया जाता है, ऐसे ही आर्बिट्रल अवॉर्ड को भी लागू किया जाएगा, एनफोर्स किया जाएगा। तो कोर्ट की डिक्री जो है वो कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, मतलब कि डिक्री, जब हमने ऊपर लिख दिया आर्बिट्रल अवॉर्ड भी डिक्री की तरह ही एनफोर्स किया जाएगा। सो अ डिक्री सो ऑल्सो द अवॉर्ड इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग वेज। इन तरीके से कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोर्ट की डिक्री जो है, कोर्ट का ऑर्डर जो है, वह कहता है कि प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाए, तो उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी से उस डिक्री के, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है। कोर्ट का ऑर्डर कहे प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए या फिर अटैच और सेल किया जाए, तो उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट या फिर अटैचमेंट और सेल करने पर कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट होती है। अगर उसमें ऑर्डर है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का और उसको प्रिजन में रखने का, डिटेंशन करने का, तो इसको पूरा करने पर उसका एग्जीक्यूशन होता है। अगर डिक्री में या फिर ऑर्डर में रिसीवर को अपॉइंट करने की बात है, तो उसके अपॉइंटमेंट के साथ ही इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। या फिर अदरवाइज एज द नेचर ऑफ रिलीफ में रिक्वायर, जो भी रिलीफ है डिक्री में, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट जैसे ही पूरी होती हो, उसको ऐसे पूरा करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन माना जाएगा। कोर्ट चाहे तो एनफोर्समेंट इस पे स्टे लगा सकता है। अगर अवॉर्ड वगैरह है उसको एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जा रहा है, तो उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। कब? अगर स्टे की कोई एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन के बिना ऐसे कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा। अप्लाई करना होगा आपको कि जी ये अवार्ड जो है इसके एनफोर्समेंट पे आप स्टे लगा दीजिए, और इसके लिए कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए प्राइमा फेसी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर अवार्ड जो है वह फ्रॉड या करप्शन द्वारा इंड्यूस्ड है या अफेक्टेड है। मतलब कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट पर, इसके लागू होने पर अगर आपको स्टे चाहिए कि लागू ना हो, उस पर स्टे मिल जाए, तो पहली बात आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा स्टे के लिए। दूसरी बात, कोर्ट प्राइमा फेसी सेटिस्फाई हो जाए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर अवार्ड जो था वह फ्रॉड के द्वारा, मान लो अवार्ड लिया गया, डिसीजन जो है वो फ्रॉड के द्वारा किया गया है, या फिर करप्शन के द्वारा, मान लो रिश्वत वगैरह दी गई थी, उसके द्वारा वह डिसीजन या फिर अवार्ड लिया गया था। इन कंडीशंस में कोर्ट स्टे लगा देगी। अपील, आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ अपील। पहली बात तो ये है, आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती कहीं भी, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। आर्बिट्रल अवार्ड को केवल सेट असाइड किया जा सकता है, मतलब कि इसको सेट असाइड कहते हैं, अवैध घोषित करना, इनवैलिड घोषित करना। अगर इसको इनवैलिड घोषित किया जाता है, इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। थोड़ा डिटेल्ड मैटर है, इसको ध्यान से समझना। आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, इसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इसको अवैध घोषित करने के लिए कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोर्ट सेट असाइड कर दे, उसको अवैध घोषित कर दे या फिर अवैध घोषित करने से मना कर दे, तो उस ऑर्डर में जिसमें वह अवैध घोषित कर रहा है, सेट असाइड कर रहा है, या फिर उस सेट असाइड करने से, अवैध घोषित करने से मना कर रहा है, उस ऑर्डर को के खिलाफ अपील की जा सकती है। डायरेक्ट आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं है। आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ तो सीधे आपका अवैध घोषित करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है कोर्ट में कि इसको अवैध घोषित किया जाए, ठीक है। अपील तो हम कर नहीं पा रहे, इसको ऐसा करो, अवैध घोषित कर दो। और अगर कोर्ट जो है इसको अवैध घोषित करती है, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है, या फिर अवैध घोषित करने से मना करती है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। शायद समझ में आ गया हो। विच ऑर्डर्स कैन बी अपील्ड, किस किस तरह के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है। अपील टू ऑथराइज्ड कोर्ट, जो भी ऑथराइज्ड कोर्ट है उसमें अपील की जा सकती है। अगेंस्ट कोर्ट्स ऑर्डर्स,
कोर्ट के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है। पहले कोर्ट्स के ऑर्डर्स देखते हैं जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है। पहला है, अगर कोर्ट मना कर दे किसी भी मैटर को आर्बिट्रेशन में भेजने से। कोई मैटर है वह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, लेकिन कोर्ट उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए भेज ही नहीं रहा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है उस मैटर पे, फिर भी उस कोर्ट रिफ्यूज़ कर रहा है उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने में, तो कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है कि भाई ये ऐसे ऐसे भेज नहीं रहे आर्बिट्रेशन के लिए। या फिर कोर्ट कोई इंटरिम मेजर ग्रांट करे या फिर ग्रांट करने से मना कर दे, तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। या फिर जैसे हमने अभी बताया था, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दे, उसको अवैध घोषित कर दे, या फिर अवैध घोषित करने से मना कर दे, तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो कोर्ट के इन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की कौन कौन से ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है? जब हमने ज्यूरिसडिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन या फिर उसके स्कोप के खिलाफ कोई अपील करनी हो तो वह ट्राइब्यूनल के पास ही अपील करनी पड़ेगी, वो कोर्ट के पास अपील नहीं की जा सकती। ज्यूरिसडिक्शन या फिर स्कोप से रिलेटेड अपील जो होती है, अगर ट्राइब्यूनल के खिलाफ क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं, वह उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या फिर स्कोप नहीं है, ऐसी कोई प्ली जो है, अपील जो है, अगर ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। या फिर ट्राइब्यूनल जो है कोई इंटरिम मेजर जो है उसको ग्रांट कर देता है या फिर ग्रांट करने से मना कर देता है, ट्राइब्यूनल के उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। नो अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर एन अपील एक्सेप्ट अपील कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट। इसका मतलब हुआ, आपने कोई ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर के खिलाफ आपने एक अपील की कि भाई ये ऑर्डर ऐसे ऐसे, इसमें ये गलती हैं, ये वो, इसके खिलाफ क्या कहते हैं, हम अपील करते हैं जहाँ भी। और फिर उस अपील के नतीजे में क्या कहते हैं, जो ऑथराइज्ड कोर्ट है उसने एक अपना ऑर्डर दिया कि मान लो उसने कहा कि हाँ आपका क्या कहते हैं बात सही है, इस ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, या फिर वह रिजेक्ट कर दे कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, आपकी बात जो है बिल्कुल ख़राब है, तो ये वाला क्या कहते हैं ऑर्डर देता है, या तो कि ये सही है या फिर गलत है। इस अपील के रेस्पॉन्स में जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। शुरू से एक और बात समझा देता हूँ। मान लो कोई ऑर्डर है, उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करते हैं कि ये ऑर्डर सही है, ठीक है, या सॉरी यह ऑर्डर गलत है, इसमें ये कमियां हैं, आप इसके खिलाफ अपील करते हैं। तो इस अपील के रेस्पॉन्स में जो ऑथराइज्ड कोर्ट है वह अपना एक ऑर्डर देती है, उस ऑर्डर में कहती है कि यह ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपकी अपील को रिजेक्ट किया जाता है। या फिर वह ऑर्डर देती है कि यह ऑर्डर गलत था, आप सही कह रहे हैं, आपकी अपील को एक्सेप्ट किया जाए। तो इस ऑर्डर के खिलाफ, ये जो आपकी अपील के रेस्पॉन्स में जो ऑर्डर आया है, इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। नो अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर एन अपील, ठीक है। केवल एक एक्सेप्शन है, इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। ये एकमात्र एक्सेप्शन है सुप्रीम कोर्ट वाला। एक बार एक रिवीजन देख लेते हैं। अगला सेट असाइड अवार्ड आ जाएगा। अवार्ड को कैसे कैसे अवैध घोषित किया जाता है, पहले आर्बिट्रल अवार्ड का जल्दी से रिवीजन। आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड होता है आपका डिसीजन, तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या हुआ, आर्बिट्रेशन में दिए गए डिसीजंस को आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो मीनिंग हुआ डिसीजन। आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी घोषित वो इंक्लूड होता है। इंटरिम अवार्ड कौन से होते हैं, प्रोसीडिंग्स के दौरान जो अवार्ड जो डिसीजन दिए जाते हैं, जो कि किसी भी मैटर पे दिए जाएं, जो जिस मैटर पे फाइनल अवार्ड दिया जा सकता है उसी मैटर्स पे क्या कहते हैं इंटरिम अवार्ड भी दिया जा सकता है। मतलब कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स जब पूरी हो जाएंगी एक फाइनल डिसीजन दिया जाएगा, या फाइनल डिसीजन कहलाएगा आपका फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। और प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी उस दौरान अगर कोई डिसीजन दिया जाता है वह कहलाएगा आपका इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड भी आपका आर्बिट्रल अवार्ड में इंक्लूडेड है, फाइनल अवार्ड भी आपका आर्बिट्रल अवार्ड में इंक्लूडेड है। असेंशियल्स क्या क्या हैं आर्बिट्रल अवार्ड के, क्या ये रिटन में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, या तो सभी के साइन हो या फिर मेजॉरिटी के, मान लो 5 हैं, या तो पाँचों के पाँचों लोग साइन करें,
पाँचों के पाँचों आर्बिट्रेटर साइन करें या फिर मेजॉरिटी 5 में से 3 कम से कम साइन करें तो वैलिड मान लिया जाएगा। जो आर्बिट्रल अवार्ड जो है डिसीजन जहाँ लिया गया है और जिस डेट पे लिया गया है, दोनों चीज़ मेंशन होनी चाहिए, डेट और प्लेस, यह दोनों चीज़ अवार्ड में मेंशन होनी चाहिए। रीज़न देना अनिवार्य है कि किस रीजन्स पे बेस्ड है ये अवार्ड जो है, या डिसीजन किस रीजन्स पे बेस्ड है, क्या क्या रीजन से इस डिसीजन को लेने के। 2 कंडीशंस में रीजन देने ज़रूरी नहीं है। पहला, अगर दोनों पार्टीज एग्री करें कि रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रोसीडिंग के दौरान ही दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लें और उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, अवार्ड की फॉर्म दी जाए, अवार्ड की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों कंडीशंस में रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, वरना इन दोनों के अलावा रीज़न देना ज़रूरी है अवार्ड में। डिसीजन में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आर्बिट्रल अवार्ड के, क्योंकि आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट की डिक्री की तरह होता है और डिक्री का कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं होती एनफोर्स करने के लिए। ऐसे ही आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यह सर्टेन होता है, फाइनल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अगर म्यूचुअल सेटलमेंट होता है प्रोसीडिंग के दौरान, प्रोसीडिंग चल रही है आर्बिट्रेशन की, प्रोसीडिंग के बीच में ही वे दोनों आपस में सेटल कर लें, समझौता कर लें, तो उस समझौते को अवार्ड की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टीज चाहें, दोनों पार्टीज ट्राइब्यूनल से कहें ये हमने जो सेटलमेंट किया है, समझौता किया है, इसको अवार्ड की फॉर्म में आप क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर दीजिए, लिख दीजिए, जिससे कि इसका सेम स्टेटस हो जाए अवार्ड की बराबर। इफेक्ट्स क्या क्या हैं, जो भी पार्टीज हैं डिस्प्यूट की, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, दोनों ही बाध्य हैं, दोनों को ही मानना पड़ेगा ये अवार्ड जो है, ये डिसीजन। स्ट्रेंजर जो है जिसका इस डिस्प्यूट से कोई मतलब ही नहीं था, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है, वह बाइंडिंग नहीं है। मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है, कैसे ये डिसीजन दिया जाता है, कौन कौन से कहाँ के रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आर्बिट्रेशन इंडिया में हो रही है तो 2 कंडीशंस हैं, या तो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ना हो, या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो। तो पहले देखते हैं वो आर्बिट्रेशन जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं होती। उन आर्बिट्रेशन में इंडियन लॉ, भारत का कानून लागू होगा उन आर्बिट्रेशन के अंदर। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कहाँ का कानून लागू होगा, वहाँ का कानून जिस पे दोनों पार्टीज एग्री कर लें। दोनों पार्टीज कहें हम तो फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग अपना आर्बिट्रेशन करेंगे, तो फ्रेंच लागू हो जाएगा। दोनों कहें रशियन के अकॉर्डिंग करें तो रशियन वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वे दोनों किसी एक पे एग्री नहीं हो रहे, उस कंडीशन में ट्राइब्यूनल जहाँ चाहेगा, वहाँ जिस रूल को चाहेगा उस रूल को अप्लाई करेगा। उसमें वह डिस्प्यूट के सराउंडिंग जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनको कंसीडर करेगा। डिसीजन मेकिंग बाय पैनल, डिसीजन मेजॉरिटी द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे पैनल का डिसीजन माना जाएगा। मान लो 5 आर्बिट्रेटर थे, उनमें से 3 कोई डिसीजन देते हैं, 2 अलग देते हैं, तो 3 ने जो दिया है, मेजॉरिटी ने जो दिया है, वह पूरे पैनल का डिसीजन माना जाएगा। टाइम लिमिट क्या है अवार्ड देने की, सारी प्रोसीडिंग्स खत्म करके आपका डिसीजन देने की, वह है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में क्या कहते हैं, प्लीडिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर डोमेस्टिक वाले में। इंटरनेशनल वाले में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या कहते हैं अवार्ड घोषित कर देना चाहिए, डिसीजन दे देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और ट्राई करना चाहिए 12 महीने में ही हो जाए, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज चाहें, दोनों पार्टी की सहमति हो, तो ये टाइम पीरियड जो है 12 महीने वाला 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर टाइम लिमिट के अंदर अवार्ड नहीं दिया, डिसीजन नहीं दिया, तो आर्बिट्रेटर का मैंडेट जो है, उसका अधिकार जो है आर्बिट्रेशन करने का, वह टर्मिनेट हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। केवल एक कंडीशन में, अगर कोर्ट चाहे तो उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है, तब उसका टर्मिनेट नहीं होगा मैंडेट। करेक्शन या इंटरप्रिटेशन करना हो, कोई गलती हो गई हो, या फिर कोई किसी पॉइंट पे या पार्ट पे कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए हो, पहली बात करेक्टेड और इंटरप्रेटेड अवार्ड एडिशनल अवार्ड भी कहलाते हैं, ठीक है। अगर पार्टीज ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करें, पहली रिक्वेस्ट क्या है करेक्शन से रिलेटेड, मान लो पार्टी कहे ट्राइब्यूनल से कि अवार्ड में डिसीजन में कोई क्लरिकल एरर है, कंप्यूटेशनल एरर है, टाइपो एरर है, या फिर किसी और तरह का एरर है, इसको करेक्ट कर दीजिए। और या फिर पार्टी कहे कि अवार्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इस पर इंटरप्रिटेशन दीजिए, इस पर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या फिर किसी पार्ट पे इंटरप्रिटेशन दे दीजिए, किसी पार्ट का इंटरप्रिटेशन दे दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो ट्राइब्यूनल को पहली चीज़ तो वह जो रिक्वेस्ट की है करेक्शन या इंटरप्रिटेशन की, दूसरी पार्टी को उसका नोटिस देना ज़रूरी है। और ये रिक्वेस्ट जो की जाएगी, यह जिस दिन अवार्ड रिसीव हो गया पार्टीज़ को, उसके 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट
की जा सकती है करेक्शन या इंटरप्रिटेशन की, या फिर पार्टीज किसी और टाइम पीरियड पे एग्री हो जाए 30 दिन के अलावा वह कहें कि 6 महीने में, तो 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाएगा रिक्वेस्ट का, 1 साल कहें तो 1 साल हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक टाइम पीरियड पे वह एग्री नहीं है तो 30 दिन माना जाएगा। और अगर इस रिक्वेस्ट को ट्राइब्यूनल जस्टिफाइड माने, उचित माने, तो वह करेक्शन कर देगा और या फिर इंटरप्रिटेशन दे देगा 30 दिन के अंदर। इसमें भी 30 दिन की टाइम लिमिट है। बिना पार्टीज के रिक्वेस्ट के भी ट्राइब्यूनल अगर कोई एरर वगैरह फाइंड करता है, अगर कोई देखता है अगर यहाँ पे तो एरर है, तो वह भी 30 दिन के अंदर उसको बिना पार्टी के रिक्वेस्ट के ही करेक्ट कर सकता है अपनी ओन इनिशिएटिव पे। अगर पार्टी ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करे कि भाई एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड दे दीजिए, किस बेस पे? मान लो पार्टीज ने कोई ए के बारे में क्लेम किया था प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन अवार्ड में ए के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है, ए का कोई डिसीजन लिया नहीं गया, ए के ऊपर कोई अवार्ड दिया ही नहीं गया, तो पार्टीज कहेंगी कि एक एडिशनल अवार्ड ए के ऊपर भी दे दीजिए। ठीक है, ये तो छूट गया था, ओमिट हो गया था अवार्ड में से, तो अगर ट्राइब्यूनल को उनकी रिक्वेस्ट जस्टिफाइड लगे, उचित लगे, तो वह एडिशनल अवार्ड जो है ए के ऊपर 60 दिन के अंदर दे सकते हैं। ये टाइम पीरियड जो है करेक्शन का, करेक्ट करने का, इंटरप्रिटेशन का या फिर एडिशनल अवार्ड देने का, ट्राइब्यूनल चाहे इसको एक्सटेंड कर सकता है इस टाइम लिमिट को। कोई मॉडिफिकेशन करना हो, पहली चीज़ मॉडिफिकेशन करने की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ट्राइब्यूनल चाहे तो कर सकता है मॉडिफिकेशन, ना चाहे तो ना करे, यह उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ट्राइब्यूनल हैज़ द पावर टू मॉडिफाई एन अवार्ड इफ एनी पार्टी ब्रॉट टू इट्स नोटिस दैट sorry, part of award is open and was not referred to arbitration. Such award is severable from other parts, can be separated if severed will not affect decision on matters referred to it. अगर पार्टीज नोटिस मिलाएं कि अवार्ड में ये जो ABCD के बारे में, मैटर्स के बारे में जो आपने अवार्ड दिया, डिसीजन दिया है, हमने डी के लिए तो कोई आपसे रेफर ही नहीं किया था, इसके लिए तो हमने आपसे आर्बिट्रेशन करने के लिए कहा ही नहीं था, हमने तो ABC के लिए कहा था, और ये डी सेपरेबल है, इसको निकाला जा सकता है, और इसको निकालने के बाद क्या कहते हैं, इस डिसीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी रिक्वेस्ट करती है पार्टी, तो अगर ट्राइब्यूनल को उचित लगे तो इस डी को बाहर निकाल देगा। या फिर अवार्ड परफेक्ट फॉर्म में ना हो, उसमें अपरेंट एरर, देखते ही एरर पता लग रहा हो और वह एरर रेक्टिफाई किया जा सके, या फिर कोई ओमिशन हो गया हो, कोई चीज़ छूट गई हो, तो उस कंडीशन में भी ट्राइब्यूनल इसको मॉडिफाई कर सकता है अवार्ड को। फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट, अवार्ड जो है फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टीज़ पे, जो भी पार्टीज़ हैं। एनफोर्समेंट कैसे लागू होता है? जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में कोर्ट की डिग्री, कोर्ट का ऑर्डर एनफोर्स किया जाता है, उसी सेम मैनर में आर्बिट्रल अवार्ड भी एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा। कोर्ट की डिग्री जो है या फिर अवार्ड कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है सिविल प्रोसीजर कोड में? प्रॉपर्टी की डिलीवरी करके, या फिर प्रॉपर्टी को का अटैचमेंट करके, उसको अटैच करके और सेल करके, या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट करके और उसको प्रिजन में डिटेन करके, या फिर कोई रिसीवर अपॉइंट करके, या फिर उस डिक्री में, ऑर्डर में जो भी रिलीफ है उसको जैसे भी पूरा किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके। कोर्ट चाहें तो उस एनफोर्समेंट, उस अवार्ड के एनफोर्समेंट पे स्टे लगा सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, बिना एप्लीकेशन के कोर्ट ऐसे स्टे नहीं लगाएगा। ठीक है, पार्टी अप्लाई कर देगी कि जी स्टे लगा दीजिए इसके एनफोर्समेंट पे, इस अवार्ड के इस डिसीजन के एनफोर्समेंट पे, इसके लागू होने पे स्टे लगाइए, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए प्राइमा फेसी, देखते ही उसको लगे कि हाँ जी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर अवार्ड या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो था वह फ्रॉड के थ्रू दिया गया था, अवार्ड या डिसीजन इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व था, या फिर करप्शन, ये रिश्वत दी गई थी, रिश्वत देने के बाद ही क्या कहते हैं डिसीजन लिया गया था, उस कंडीशंस में कोर्ट चाहे तो स्टे लगा सकती है। अपील, पहली बात, आर्बिट्रल अवार्ड जो है, आर्बिट्रल डिसीजन जो है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। अपील किसके खिलाफ हो सकती है वह अभी आगे बताते हैं। इस आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, इसको केवल सेट असाइड किया जा सकता है, और कोर्ट में अप्लाई किया जाए कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाए, इसको अवैध घोषित कर दिया जाए, तो अवैध घोषित करने की एप्लीकेशन हो सकती है। आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक है, किन किन तरह के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील
की जा सकती हैं, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और कुछ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स हैं, उनके खिलाफ अपील की जा सकती हैं। वे हैं कि अगर किसी भी मैटर को कोर्ट रिफ्यूज़ कर दे आर्बिट्रेशन में भेजने से, कि हम आर्बिट्रेशन में नहीं भेज रहे इस मैटर को, तो उस कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। या फिर कोर्ट जो है कोई इंटरिम मेजर ग्रांट कर दे या फिर ग्रांट करने से मना कर दे, कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। या फिर कोई अवार्ड है उसको सेट असाइड कर दिया जाए या फिर सेट असाइड करने से मना कर दिया जाए, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। जैसे हमने ऊपर देखा कि आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, उसको सेट असाइड किया जा सकता है। और अगर कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, मान लो इस ऑर्डर के थ्रू उसने सेट असाइड कर दिया, तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। या फिर इस ऑर्डर के थ्रू उसने सेट असाइड करने से मना कर दिया, तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के कौन कौन से ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है? जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है उसके ज्यूरिसडिक्शन या फिर उसके स्कोप के अगेंस्ट कोई अपील की जा रही है और उस ट्राइब्यूनल ने वह अपील प्ली जो है एक्सेप्ट कर ली है, तो उस एक्सेप्टेंस के ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। या फिर ट्राइब्यूनल जो है कोई इंटरिम मेजर ग्रांट करता है या फिर ग्रांट करने से मना करता है, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। नो अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर एन अपील। किसी अपील के अंडर कोई ऑर्डर दिया गया हो, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। जैसे हमने देखा था, कोई ऑर्डर है उसके खिलाफ आप अपील करते हैं और इस अपील के रेस्पॉन्स में ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ आपकी अपील मान लो सही थी, इस ऑर्डर में गड़बड़ थी, आपकी अपील सही थी, तो इस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। या फिर इस ऑर्डर में कहा गया कि आपकी अपील गलत है, ये ऑर्डर जो था पिछला वाला बिल्कुल सही था, तो फिर इस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। एक्सेप्ट केवल एक ही कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। कोशिश तो की है ये समझ में आ जाए आपके, एक दो बार रिवीजन कर लेना या फिर पीडीएफ में ध्यान से इसको पढ़ लेना ये क्या है, या फिर वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लेना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके कैसे कैसे एक्सप्लेन्ड है। पीडीएफ का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर इंटरेस्टेड हो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम सेट असाइड अवार्ड्स को कैसे अवैध घोषित किया जाता है।